Dear students, today we are going to start next chapter, atom and nuclei. First of all, we will discuss about atom. Come over. What are the different model of atoms which are given by different scientists? First of all, we will discuss about थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. हम लोग जो है थॉमसन साहब ने जो एटम का मॉडल बताया था उस मॉडल को डिस्कस करेंगे. वी यूज टू से जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट. जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम क्या है तो वह एक स्फीयर है, a sphere of positively charged particle. Atom is a sphere of positively charged matter. एटम जो है एक स्फेरिकल इन शेप है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी डाले गए हैं. राइट. वी यूज टू से जे थॉमसन प्रपोज्ड that an atom is a sphere of positively charged matter with electrons embedded in it. The positive charge is uniformly distributed over the entire atom. पूरे एटम में, पूरे स्फेरिकल शेप्ड एटम में मेरा पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है. एंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के बारे में क्या कहा उन्होंने? अरेंजमेंट ऑफ electrons inside the continuous positive charge is similar to that of a seed in a watermelon. जिस तरह से वाटरमेलन में उसके सीड जो हैं जहाँ तहाँ होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ है लेकिन पॉजिटिव चार्ज पूरे में भरे हैं. और प्लम इन पुडिंग इज अ डिश. जिस तरह से डिश में आप यह समझ लीजिए कि पुडिंग समझ लीजिए, हलवा समझ लीजिए, तो जिस तरह से हलवा में जो ड्राई फ्रूट्स जहाँ तहाँ पड़े होते हैं, लाइकली इन द सेम वे एटम में प्रोटॉन्स पूरे भरे पड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज पूरे भरे पड़े हैं और जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट. दैट्स वाई वी यूज टू से द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड the continuous positive charge is similar to that of a seed in a watermelon or plum in a pudding. And due to this very model, this model is also known as plum pudding model. This very model is also known as plum pudding model. We used to say एटम एज ए होल इज स्टेबल. यह जो मेरा एटम है वह स्टेबल है और कोई भी चीज़ स्टेबल तभी रहेगा जब जितना जो है कोई भी चीज़ स्टेबल तब रहेगा जब एक इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन हो. एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आल्सो. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज़ न्यूट्रल. इट मीन दैट उन्होंने यह माना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विच न्यूट्रलाइजेज ईच अदर एंड बिकम्स न्यूट्रल. राइट. सी द फिगर. अभी आपने कहा था एन एटम इज अ स्फेरिकल शेप्ड बॉडी in which positive charges are placed. जिसके अंदर में पॉजिटिव चार्जेज रखे गए हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जहाँ तहाँ इम्बेडेड है. राइट. यह थॉमसन साहब का जो मॉडल है बहुत दिनों तक चला, लेकिन इस बाद में जो है विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके कुछ लिमिटेशंस हो गए. इस कुछ फिनोमेना का जो है जो कि एटम डिफाइन करता था वह एक्सप्लेन नहीं कर पाने लगा, तो वह इनका लिमिटेशन बन गया. राइट. वह इनका लिमिटेशन कहला गया. देन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल. सॉरी, यहाँ मॉडल का जो स्पेलिंग EL छूट गया है. राइट.
Come over limitations of Thomson's model. Number one, it could not explain the origin of several spectral series in case of hydrogen and in other atoms. Listen, हमने यह पढ़ा है कि when we give heat, when we increase temperature of any atom, then different electrons go in excited states. Outermost electrons go in excited states, and but that very excited state is highly unstable. Again electron come back to their ground state, to their original position. राइट तो जब इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन में लौटता है तो जाने में उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी. हमने उसको जो एनर्जी दिया था, हीट दिया था, एट द टाइम ऑफ कमिंग बैक दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. राइट, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है, वह रेडिएशन रेडिएट करता है. तो यह क्यों रेडिएट करता है, थॉमसन साहब का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. Second limitation is it failed to explain the large angle scattering of alpha particles in Rutherford's experiment. रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने यह किया था कि गोल्ड का थिन फॉइल लिया था, थिनेस्ट फॉइल लिया था, और उस पर जो है इन्होंने अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया था, तो उसका स्कैटरिंग हुआ था. यह स्कैटरिंग क्यों होता है, अगेन मॉडल ऑफ थॉमसन इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन. राइट, यह जो है थॉमसन साहब का मॉडल इन दोनों बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा सका. तो क्वेश्चन है दिस कि अगर आपने एटम का मॉडल दिया है, एटम के बारे में बताया है, तो जो है जो आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग और वह जो फिनोमेना शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं क्लियरली डिफाइन हो रहा है, उस सारे फिनोमेना को डिफाइन नहीं कर रहा है, इट मीन दैट द मॉडल विच यू हैव गिवन दैट इज़ नॉट 100% करेक्ट. देयर इज सम एबनॉर्मलिटीज़. राइट, तो कहा जाता है कि जब इनका लिमिटेशन आ गया तो फिर दूसरे साइंटिस्ट एक नई मॉडल की, इसका मतलब यह होता है कि ज़रूर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इनका मॉडल पूरी सही नहीं है, तो फिर दूसरे साइंटिस्ट जो है फिर खोज करते हैं और कुछ नई बात पता करते हैं, तो फिर दूसरा मॉडल लेकर के आए. लेकिन बिफोर कमिंग ओवर न्यू मॉडल हमने यहाँ एक टर्म पढ़ा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. Alpha scattering of alpha particle. Question is this: what is alpha particle and what is its scattering experiment? Now come over alpha particle scattering experiment. We used to say कि अल्फा पार्टिकल है क्या, then अल्फा पार्टिकल is nothing but it is helium nucleus. तो ये हीलियम न्यूक्लियस क्या होगा, देन फर्स्ट कम ओवर हीलियम. हीलियम को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नोटेशन है, सिंबल है He2 4, एटॉमिक नंबर इज़ 2, मास नंबर इज़ 4, एटॉमिक नंबर इज़ 2. वी यूज टू से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज एटॉमिक नंबर, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 2. राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर. इट मीन दैट 4 अगर जो है मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 4, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच विल बी इक्वल टू 2. और नॉर्मल स्टेट में मेरा एटम अभी हमने पढ़ा है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू आल्सो 2. राइट, तो यह जो आपका एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है. प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन साइड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूमता है. तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, केवल दोनों प्रोटॉन बचेगा, और दोनों प्रोटॉन बचेगा मतलब इस पर जो है +2 चार्ज आ जाएगा. और यही कहलाता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो है बचा क्या, केवल न्यूक्लियस बचा जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसका सिंबल यह होता है. It means that we can say an alpha particle is helium nucleus. Right? इसका मतलब हुआ क्या है, कैसे बना ये हीलियम एटम फ्रॉम विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड. दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं तो इस पर +2 चार्ज आ जाता है.
राइट। एंड मास जो था वो मास बचा हुआ ही है, केवल इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। मास जो है दे आर कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, और मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते होता है। इसका मतलब इसका जो मास होगा दैट विल बी 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उन्होंने गोल्ड वी यूज टू से हमने पढ़ा है कि वह कौन सा मेटल है जिसको थीन से थिनेस्ट बनाया जा सकता है, देन दैट इज़ योर गोल्ड, दैट इज़ योर गोल्ड। ये कहा जाता है कि जो है 1 सेंटीमीटर का अगर एक क्यूब हो गोल्ड का, तो उसको पतला करते करते जो है, या यूँ कह दीजिए कि 1 सेंटीमीटर का अगर एक वायर हो, या कह दिए 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब हो, तो उसको पतला करते करते 2 किलोमीटर तक लंबा किया जा सकता है, राइट। इट मीन दैट इसको सबसे जो है पत्थीन किया जा सकता है। तो इसके चलते इन्होंने क्या लिया, गोल्ड लिया, गोल्ड का फॉइल लिया, गोल्ड का फॉइल लिया, यह मान करके कि एकदम पतला कर दिए हैं, एकदम पतला कर दिए हैं, तो एक जगह एक ही एटम होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप एकदम थीन भी कर देंगे, आप थीन भी कर देंगे, तो इतना उसमें होगा कि ढेर सारे एटम एक ही जगह रहेंगे। बट उन्होंने यह माना कि एक जगह केवल और केवल एक एटम होगा, और लेट अस सपोज कि एक एटम उन्होंने यहाँ कंसिडर किया। अब यहाँ पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल में हीलियम न्यूक्लियस को इंसिडेंट कराया। जब हीलियम न्यूक्लियस पर इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे भाग गया, कुछ ऐसे भाग गया, कुछ ज़्यादा एंगल से मुड़ा, कुछ और ज़्यादा एंगल से मुड़ा, और कुछ सीधे कम बैक हो गया, राइट। तो कितने एटम कितने एंगल से मुड़े, कितने एटम कितने एंगल से मुड़े, उसके लिए उन्होंने एक जो है एक ग्राफ दिया, जो है बिटवीन स्कैटरिंग एंगल, कितने एंगल से कौन स्कैटर हुआ है और कितने पार्टिकल्स स्कैटर हुए, उसके लिए उन्होंने ये दिया। तो उन्होंने हॉरिजेंटल लाइन पर जो है इन्होंने दिखाया है स्कैटरिंग एंगल्स 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, लाइक दिस। और वर्टिकल एक्सिस पर उन्होंने दिखाया नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। तो फ्रॉम दिस वेरी ग्राफ यू कैन से कि बहुत ज़्यादा, यू कैन से कि बहुत कम एंगल से स्कैटर होने वाले, बहुत कम एंगल से स्कैटर होने वाले बहुत ज़्यादा एटम हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा एटम मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है बहुत कम स्कैटरिंग हुआ है, मीन्स बहुत कम बेंडिंग हुआ है। मीन्स वो लगता है सीधे सीधे क्रॉस कर गए हैं, वह जो है सीधे सीधे क्रॉस कर गए हैं, बहुत थोड़ा एंगल से क्या कहते हैं बेंड हुआ है, राइट। और एंगल से अधिक एंगल से थोड़ा अधिक अब कम होते जा रहे हैं स्कैटरिंग एटम्स जो है, अल्फा पार्टिकल्स जो कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ते जा रहा है, उसके नंबर्स जो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने यह ऑब्जर्वेशन किया कि लगता है क्योंकि सारे के सारे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैज़ सफर्ड वेरी वेरी लेस स्कैटरिंग, हैज़ सफर्ड वेरी वेरी लेस डेविएशन, इट मीन दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है एटम को सीधे सीधे क्रॉस कर गए हैं, और सीधे सीधे क्रॉस कर गए हैं, इसका मतलब लगता है वहाँ पर कुछ था नहीं। इट मीन दैट मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द एटम इज एम्प्टी, राइट। कुछ जो है थोड़े एंगल से डेविएट किए हैं, और कुछ जो है 90 डिग्री से, और कुछ जो है बहुत कम जो है सीधे 180 डिग्री से कम बैक हो गए हैं, एकदम अपने पाथ पर लौट गए हैं। तो उन्होंने यह कहा कि एज हीलियम न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, कोई भी चीज़ टकराता है तो जो है कोई अपने पाथ पर क्यों लौटता है, लगता है कि कुछ लगता है बीच में जो है एटम के बीचों बीच में बहुत ज़्यादा मास था, उससे टकराए और लौट गए। एंड दूसरी बात
your helium nucleus is your alpha particle is positively charged particle. लगता है बीचों बीच में पॉजिटिव चार्ज था और उसके चलते दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, सीधे भाग गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हुए हैं, लगता है न्यूक्लियस बीचों बीच में पॉजिटिव चार्ज था और वह पॉजिटिव चार्ज के चलते और जो अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज है वह जो है रिपल्सन एक्सपीरियंस किया है, इसके चलते दूर भागा है। राइट, इसके चलते दूर भागा है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ पर? कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने जो है, come over the conclusion. From the graph we can say most of the alpha particles pass straight, spelling is wrong here. Most of the alpha particles pass straight through the gold foil or suffer only a small deflection. मैक्सिमम जो है एटम जो है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो हैं बहुत कम डेविएशन हुए हैं। इसका मतलब माना गया कि गोल्ड फॉइल को एटम को बिना कोई डेविएशन के पास कर गया है। राइट, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8,000, 8,000 में एक करीब जो है 8,000 जो है a few alpha particles about 1 in 8,000 get deflected through 90 degree or more. 90 डिग्री या उससे अधिक जो है 8,000 में 1 उतने एंगल से डिफ्लेक्ट किए हैं। राइट, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो हैं गेट रिबाउंडेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, सीधे 180 डिग्री से लौट गए। राइट, तो ग्राफ से यह हमको पता चलता है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसका आउटकम क्या होना चाहिए? तो देन वी कैन से एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल को सीधे पास कर दिया, इट मीन दैट वी कैन से मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम मस्ट बी एम्प्टी, विल बी एम्प्टी। Right. Second point is to explain large angle scattering. अगर जो है कुछ एटम जो है कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्कैटर हुए हैं, उसके पीछे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल द मास मीन्स मैक्सिमम मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। वह बहुत छोटे से रीजन में अगर यहाँ वाला एटम है तो अगर ये एटम है तो लगता है कि मैक्सिमम एटम तो सीधे पास कर गया और कुछ जो है छोटे छोटे एंगल से डेविएट कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर जो है सारा चार्ज है, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और यह भी पॉजिटिव सेंड न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। लगता है दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ और ऐसे भागा है। कुछ जो है सीधे भाग गया, लगता है मास भी है यहीं पर जो है टकरा करके सीधे ऐसे लौट गया। राइट, और उन्होंने यह कहा कि ऑल द पॉजिटिव चार्जेज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, और उस स्मॉल रीजन में जहाँ कोई मैक्सिमम मास एंड मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है एटम के इनसाइड, उसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस ऑफ द एटम। And due to this very reason, his model means model of the Rutherford is also known as nuclear model of atom. Right? The nucleus is surrounded by a cloud of electrons. तो हमने तो पढ़ा है एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स whose total negative charge is equal to total positive charge, means इन्होंने भी माना कि एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। राइट, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज ड्यू टू continuous Coulomb repulsion between the positive charge and the alpha particle एंड द न्यूक्लियाई। लिसन कि जो है यह जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल का क्यों हो रहा है? देन वी कैन से एज अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस में जो है पॉजिटिव चार्ज को रखा। देन
वी नो दैट लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड ड्यू टू दिस वेरी रिपल्सन, इस रिपल्सन के चलते जो है पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन के चलते स्कैटरिंग हुआ है, बेंडिंग हुआ है, उसके अपने पाथ से डेविएशन हुआ है, राइट। सी द फिगर ऑफ हिज मॉडल, उन्होंने माना एटम एज ए होल इज एटम इज स्फेरिकल इन शेप, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन, इसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। मास भी माना इन्होंने यही है, माना कि मैक्सिमम स्पेस जो है खाली है, तो जो मैक्सिमम एटम जो है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे क्रॉस कर गया, इससे यह पता चला कि जो है एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी। कुछ एंगल से डेविएट किया है, कुछ एंगल से डेविएट किया है, इट मीन दैट कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन में एक्सपीरियंस किया, ऐसे भाग गया। जो और ज़्यादा पास से गुजरा और तेज़ी से भागा, और तेज़ी से भागा, जो एकदम सीधे हेड ऑन कॉलिजन किया वह सीधे लौट गया, राइट। इट मीन दैट उन्होंने यह माना मैक्सिमम मास एज वेल एज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द एटम एट द सेंटर known as nucleus, and due to this very reason his model is also known as nuclear model of the atom। अभी आपने यह कहा कि कुछ एटम जो है जो हेड ऑन कॉलिजन किए एकदम सामने से जाकर के एकदम सीधे ऐसे गए हैं और सीधे लौट गया है, राइट, सीधे लौट गया है। तो यहाँ पर दो बात होती है, अगर यहाँ पर मास है, अगर यहाँ पर मास है तो जाकर के टकराया होगा और लौटा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस स्पीड से चल रहा होगा, चलते चलते जैसे जैसे पास जाता जा रहा होगा, रिपल्सन बढ़ता जा रहा होगा, इसकी स्पीड घटते जाएगी और एक पोजीशन पर जाकर के यह रुका होगा और फिर अगेन कम बैक हो गया है। इट मीन दैट इस डाटा से कि वह जो है कि हीलियम पार्टिकल कितना नज़दीक तक जा सका, कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंच सका न्यूक्लियस के। फ्रॉम दिस वी कैन गेट आइडिया ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वी कैन गेट आइडिया ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, राइट। देन कम ओवर द टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियस का क्या साइज है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना, मीन्स नज़दीक से नज़दीक कितना तक पहुंच पाया जो है मेरा अल्फा पार्टिकल। वी विल फाइंड दैट। सी इट इज योर एटम, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा बाबू, लेट अस सपोज कि हमने वी पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करा दिया। जैसे जैसे यहाँ पर इसके पास वी है और इनिशियली वी विल कंसिडर कि आवर अल्फा पार्टिकल इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द एटम। देन व्हाट यू विल से कि दिस वेरी अल्फा पार्टिकल is possessing velocity, so it will possess kinetic energy half mv². No doubt it is positively charged particle and it is also positively charged particle, means we have combination of two groups of positively charged particle, so it will possess potential energy also, but distance is very very large, so EP will be near to zero, right। means यह जो इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी भी पोजेज करेगा और सिस्टम, अगर इन दोनों को सिस्टम माने तो पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेज करेगा, राइट। अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास होता जाएगा, डिस्टेंस विल डिक्रीज, रिपल्सन विल इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल डिक्रीज। क्वेश्चन इज दिस कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा, इसकी स्पीड घटते जाएगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगी। देन क्वेश्चन इज दिस, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, तो यह काइनेटिक एनर्जी जा कहाँ रहा है। देन वी यूज टू सी कि जैसे जैसे पास आता जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। इट मीन दैट हेयर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी इज टेकिंग प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आकर के रुक गया, मतलब जो क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ यहाँ तक हुआ, राइट, तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, काइनेटिक एज वेलोसिटी हैज़ बिकम जीरो,
सो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बिकम जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, बट देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इट मीन दैट by the help of law of conservation of energy we can say total mechanical energy of the system will be conserved. When you will consider alpha particle and nucleus as system, then total mechanical energy of the system will be conserved. Initial mechanical energy at this very position will be final mechanical energy at this position. और इसी से हमको जो है रेडियस का नॉलेज मिलेगा। सी है what is the charge on an alpha particle, then we can say +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल विल बी +2e। व्हाट विल बी चार्ज ऑन अ स्कैटरिंग न्यूक्लियस, अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है, राइट, तो न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स होंगे, सो चार्ज ऑन ओवर द न्यूक्लियस विल बी +Ze। what is the initial kinetic energy of the alpha particle, then we can say न्यूक्लियस को तो हम लोग कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं कहेंगे वह, क्योंकि वह रेस्ट में है। अल्फा पार्टिकल इज इन मोशन, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी ½ mv², राइट। एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन यू विल कंसीडर न्यूक्लियस एज वेल एज alpha particle as system, then potential energy will be 0. Why 0? Because EP inversely proportional to R, and R for initial position R is very very large, so potential energy will be 0. At distance of closest approach, velocity of alpha particle has become 0, so kinetic energy will be 0, and potential energy will be equal to K Q1 into Q2 by R square, means K ZE इंटू 2E, ZE हो जाएगा न्यूक्लियस का चार्ज, 2E हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज, बाय R², एंड R² विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के एकदम करीब पहुंचा है, हेड ऑन कॉलिजन हुआ है, तो उस समय जो डिस्टेंस होगा दैट इज R, और वही जो है दैट वेरी डिस्टेंस विल बी रेडियस ऑफ, यू कैन से, न्यूक्लियस। Then from law of conservation of energy we can write initial mechanical energy will be equal to final mechanical energy, means EK plus EP will be equal to EK plus EP। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, क्योंकि हमने v वेलोसिटी से भेजा था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी K ZE इंटू 2E बाय R², राइट। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट R इक्वल टू 4K इंटू ZE इंटू E² बाय mv²। R विल बी इक्वल टू 4 इंटू K इंटू ZE² बाय mv², राइट। एंड व्हेन यू विल अब लिसन, अगर ये R का वैल्यू इतना आ रहा है तो जरा सा मुझे आप बताएंगे, अगेन कम बैक, जरा पीछे होइए तो फिगर पर चलिए तो जरा सा। यह जो R है, हेयर R0 इज मेंशनड, ये R देखो हमने यहाँ R दिखाया है, ये R जो है यह है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। तो अगर केवल मास होता तो सीधे उससे टकरा करके लौटता, पॉजिटिव चार्ज है तो हो सकता है कुछ दूरी पर है तभी जाकर के वेलोसिटी 0 हो गया हो। तो पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ तक है, लेकिन ये यहीं से लौट गया है, तो जो छोटा सा गैप बच रहा है तो साइज तो इतना ही माना जाएगा। इट मीन दैट दिस वेरी आर जो कि हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं, दैट विल बी मोर देन साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एंड वी यूज टू राइट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन आर। यह जो आर का वैल्यू आया है, न्यूक्लियस का रेडियस जो होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए, राइट। जब हम लोग सारा वैल्यू फिल करेंगे, हमने गोल्ड फाइल लिया था
के का वैल्यू फिल करेंगे, जेड का वैल्यू फिल करेंगे। जब सारा वैल्यू फिल करते हैं तो जो आर का वैल्यू आता है, इट्स ऑर्डर इज नियर टू 10⁻⁻14 मीटर। R is of the order of 10⁻⁻14 meter. That's why we used to say size of nucleus is of the order of 10⁻⁻14 मीटर। यहाँ जो R का वैल्यू आया है, यह R का जो वैल्यू आया है दैट विल डिपेंड ऑन V पर डिपेंड करेगा, क्योंकि V बदलेगा तो बदलेगा, लेकिन जो है ऑर्डर जो आएगा, जो 10 वाला पावर वाला ऑर्डर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। इट मीन दैट वी कैन से साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। आपने एटम का साइज पढ़ा है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻14 मीटर। 10⁻4 तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻4। इट मीन दैट रेडियस ऑफ द एटम विल बी इक्वल टू 10⁻4 टाइम्स रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। 10⁻4 मीन्स 40, 10,000 means atom is 10,000 times bigger than nucleus, right? Now come over facts of Rutherford's model of the atom. उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो एटम का मॉडल के बारे में बताया, नाउ कम ओवर दैट। फर्स्ट पॉइंट इज एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल and massive central core which contains entire positive charge and almost whole mass of the atom, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, राइट। इट मीन दैट वी कैन से एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड massive central core in which entire positive charge and almost the whole mass of the atom is concentrated। पूरा का पूरा चार्ज वहीं कंसंट्रेटेड है। क्यों माना उन्होंने? क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट डेविएशन पास कर गया। इसका मतलब क्या माना कि बीच में एकदम पूरा खाली है, राइट। और सारा का सारा मास जो है और चार्ज जो है बीच में कंसंट्रेटेड है। ऑलमोस्ट द होल मास इसमें लिखा गया है। दरअसल बात है कि उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को जो है और मास को माना है। इलेक्ट्रॉन जो कि घूम रहे थे जहाँ तहाँ, उसके भी कुछ मास होते हैं। मीन्स जो है एटम के होल मास में एटम का भी मास आएगा, इसलिए लिखा गया है ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, राइट। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस is of the order of 10⁻⁻14 meter, is very small as compared to the size of the atom 10⁻⁻10 meter. The nucleus is surrounded by a suitable number of electrons. Nucleus जो है, क्योंकि एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उन्होंने भी माना। इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज भी है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है? तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। और उन्होंने यह माना कि एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट।
फिर उन्होंने फोर्थ पॉइंट जो बताया, उन्होंने यह कहा द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या जहाँ तहाँ केवल, जैसे उन्होंने जे थॉमसन ने कहा था कि सीड्स इन वाटरमेलन एंड प्लम इन पुडिंग की तरह जहाँ तहाँ इम्बेडेड हैं, क्या इसमें भी इम्बेडेड हैं? तो इन्होंने कहा नो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स। डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमने यह पढ़ा है कि डिफरेंट प्लैनेट्स को कोई भी पार्टिकल को जो है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए देयर इज नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने यह कहा एज प्रोटॉन इज एज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी and electrons are negatively charged body, so there will be attraction between them, and this very attraction provides necessary centripetal force to different electrons to revolve around the nucleus। और उन्होंने कहा the centripetal force required for their revolution is provided by the electrostatic attraction between the electron on the nucleus। जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, राइट। इनकी भी थ्योरी जो है इन्होंने थ्योरी दिया, क्योंकि यह थॉमसन मॉडल के जो है लिमिटेशंस को, थॉमसन मॉडल के फेल्योर को रिमूव करके इन्होंने थ्योरी दिया। इनकी भी थ्योरी बहुत दिन तक चली, लेकिन अब इनकी भी थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आ गए। इनकी भी थ्योरी कहीं कहीं फेल होने लगा, जहाँ की एटम ऐसा शो करता है लेकिन इनका थ्योरी उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था, तो वो बना गया इनका लिमिटेशन। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो एक फिजिक्स में एक थ्योरी है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, राइट। अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल है, हेयर इलेक्ट्रॉन्स, और अगर वह एक्सेलरेशन में है तो वह एनर्जी रेडिएट करता है। यहाँ के सिनेरियो में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट, एंड विच आर इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए फोर्स का जरूरत होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, एंड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F = m/a। अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, मीन्स यह जो इलेक्ट्रॉन है दे आर एक्सेलरेटेड आल्सो। तो अगर इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हैं, राइट, तब तो यह एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो अगर यह एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होते जाएगी, और कम होते जाएगी तो यह धीरे धीरे जो है इसका ऑर्बिट, जो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, जिस पाथ में घूम रहा है, वह कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली इट विल कोलैप्स इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, मीन्स तब तो एटम जो है स्टेबल होगा ही नहीं, बट वी नो दैट एटम इज क्वाइट हाईली स्टेबल, राइट। इसका मतलब एटम क्यों स्टेबल है, इनकी थ्योरी जो है डिफाइन नहीं कर पाई, राइट। वी यूज टू राइट एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, radius of revolving electron, then when it will radiate energy, then radius of revolving electron should decrease and ultimately it should collapse into the nucleus। nucleus में collapse कर जाना चाहिए, means atom should be unstable। इसका मतलब एटम अनस्टेबल है, होना चाहिए अनस्टेबल, एटम अनस्टेबल है, बट वी नो दैट एटम इज क्वाइट स्टेबल। इट मीन दैट एटम क्यों स्टेबल है, इनकी थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई है। दैट्स व्हाई वी यूज टू राइट रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, राइट। नाउ कम ओवर सेकेंड पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। इन्होंने यह कहा इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, राइट। तो इन्होंने यह कहा कि कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो हर एक कुछ भी रेडियस उसका हो सकता है, मीन्स इस रेडियस के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी रेडियस हो सकता है, मीन्स एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई। और अगर हर एक पॉसिबल रेडियाई में रिवॉल्व करेगा तब तो जो है इलेक्ट्रॉन का जो कमबैक होगा, अभी आपने जो कहा था कि व्हेन वी गिव एनर्जी टू एटम देन इलेक्ट्रॉन्स गो इन एक्साइटेड स्टेट, बट दैट वेरी एक्साइटेड स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, अगेन दे कम बैक एंड देन दे रिलीज डिफरेंट रेडिएशंस
और दे रिलीज रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तब तो यह जो है अगर सारे रेडियाई पॉसिबल हैं तब तो जो है कंटिन्यूस रेडिएशन मिलना चाहिए. वी शुड गेट कंटिन्यूस रेडिएशन मीन्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट हाइड्रोजन लाइक एटम does not emit continuous spectrum, but it emit discrete spectrum. Why? Again, his theory is unable to explain. We used to write an electron can revolve in orbits of all possible radii, so it should emit continuous spectrum, but really atoms like hydrogen emits डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम नहीं देता है, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम देता है. वाई? ही थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन. सीधा फिगर, अगर जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा तो यह जो धीरे धीरे कॉलेप्स होते हुए न्यूक्लियस में कॉलेप्स कर जाना चाहिए, लेकिन जो है यह न्यूक्लियस में कॉलेप्स नहीं करता है. मीन्स एटम इज क्वाइट स्टेबल. वाई? ही थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन. जब इनका लिमिटेशन हो गया तो बोर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना मॉडल दिया एंड हिज मॉडल इज नोन एज बोर मॉडल ऑफ एटम. Question is this: what are the different facts of Bohr model atom, Bohr atomic model? Right? Then number one is nuclear concept. इन्होंने भी न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को माना. राइट? इन्होंने भी न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को माना. इन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मैसिव सेंट्रल कोर. An atom consists of a small massive central core called nucleus, around which planetary electrons revolves. मीन्स इन्होंने यह माना जो है कि एटम के बीच में जो है एकदम बीचों बीच में जो है एक छोटा सा रीजन है, जहाँ की जो है उस रीजन को इन्होंने न्यूक्लियस कहा, और उसी रीजन के चारों तरफ, उसी स्मॉल रीजन के चारों तरफ जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं लाइक प्लैनेट्स. राइट? देन क्वेश्चन इज दिस कि फ्रॉम वेयर दे विल गेट सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उन्होंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस. सेकेंड, रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि हर एक ऑर्बिट पॉसिबल हैं, हर एक रेडियाई वाले ऑर्बिट पॉसिबल हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली. सॉरी बाबू, कुछ यहाँ गलत प्रिंट हो गया है. मीन्स according to Rutherford theory all orbits are possible. According to Rutherford theory all orbits are possible. तो इन्होंने कहा no, all orbits will be not possible, only those orbits will be possible whose angular momentum or in which angular momentum possessed by electron will be integral multiple of h by 2 pi. Means केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. मीन्स MVR विल बी इक्वल टू NH by 2 pi होगा. केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा, सारे के सारे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होंगे. राइट? Third one is about stationary orbits while revolving in the permissible orbits. अब इन्होंने यह कह दिया कि खास ऑर्बिट पॉसिबल होगा जिसका कि इंटीग्रल मल्टीपल, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल h by 2 pi के बराबर होगा. तो इन्होंने कहा उन सभी ऑर्बिट्स को इन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स. इन्होंने कहा while revolving in the permissible orbits the electrons does not radiate energy. देख लीजिए कैसे इन्होंने अपनी थ्योरी को यह दे दिया जो है, क्या इन्होंने अपना जुगाड़ लगाया है. इन्होंने सीधे कह दिया जो है कि नो, दे विल नॉट रेडिएट
रेडिएट एनर्जी, ये अपना एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी रेडिएशन के ही चलते ना न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता था। केवल एक लाइन में इन्होंने जो है न्यूक्लियस को स्टेबल कर दिया कि नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स आर accelerated charged particles. Electrons are charged particles which are in acceleration but they will not radiate energy. एटम में वह एटम के अंदर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और जब नहीं रेडिएट करेगा देन एटम विल बी स्टेबल। और उन सभी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स को नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स, राइट। और इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने यह कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो उन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी में जितने का डिफरेंस होगा, उन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस होगा उसके बराबर वह रेडिएशन इमिट करेगा। एंड दैट वेरी रेडिएशन, तो उस रेडिएशन का जो है उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर वह रेडिएशन इमिट करेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, देन फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू, देन वी कैन राइट डेल्टा ई इक्वल टू मीन्स E2 - E1 विल बी इक्वल टू डेल्टा ई विच विल बी इक्वल टू h न्यू एंड विच इज आल्सो इक्वल टू SC बाय lambda, मीन्स वेवलेंथ विल बी lambda, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन विल बी न्यू, राइट। वन मोर थिंग, लोअर ऑर्बिट में हम जब लोअर ऑर्बिट में था, ग्राउंड स्टेट में था, तो हमने एनर्जी दिया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुआ था। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा अगर हम लोग रेडिएशन के फॉर्म में देंगे तो वेवलेंथ कितना होना चाहिए, अगेन रिलेशन विल बी सेम। और इमिशन होगा तो रेडिएट इमिट करेगा, कितना वेवलेंथ का कितना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट करेगा, अगेन रिलेशन विल बी सेम। मीन्स दिस वे रिलेशन इज सेम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एज वेल एज इमिशन ऑफ energy, right? Okay, my dear.